सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पुराने जमाने के जानवर फिर से धरती पर घूम रहे हैं। क्या हो अगर हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके शिकारी फिर से हमारे जंगलों में लौट आए? डायर वुल्फ, आइस एज का एक खतरनाक शिकारी, अब सिर्फ कहानियों में नहीं रहेगा। ये वही जानवर है जिसकी ताकत और आकार ने उसे अपने समय का सबसे डरावना शिकारी बना दिया था। आज के साइंटिस्ट इस जानवर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए एडिटिंग जैसी नई तकनीकों की मदद से वे डायर वुल्फ के जीन को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। डायर वुल्फ हजारों साल पहले गायब हो गया था। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और भोजन की कमी इसकी विलुप्ति की वजह बनी, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतिहास के पन्नों में दबी ये कहानी अब फिर से जिंदा होने वाली है। नई टेक्नोलॉजी से यह शिकारी वापस जिंदा हो सकता है। वैज्ञानिक डायर वुल्फ के डीएनए को उसके सबसे करीबी रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के साथ मिलाकर एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वापसी से सब उत्साहित हैं। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और आम लोग सब जानना चाहते हैं कि क्या यह सच में मुमकिन है। कैसे होगा यह कमाल, और हमारे प्लेनेट पर इसका क्या असर होगा? क्या डायर वुल्फ की वापसी से हमारी प्रकृति में संतुलन लौटेगा या कोई नई चुनौती खड़ी होगी? इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। आगे क्या होगा यह जानना बाकी है। कोलोसल बायोसाइंसेज, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी, ने इतिहास को दोबारा जीवित करने का साहसिक काम उठाया है। उनका मिशन है ऐसे विलुप्त जानवरों को वापस लाना जो कभी धरती पर राज करते थे। उनका मकसद डायर वुल्फ को नई टेक्नोलॉजी से वापस लाना, एक ऐसा जानवर जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गया था। इसके लिए वैज्ञानिकों को डायर वुल्फ के डीएनए के अवशेष ढूंढने और उन्हें डिकोड करने की जरूरत है। कोलोसल बायोसाइंसेज का मानना है कि एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्रिस्पीआर की मदद से विलुप्त प्रजातियों को फिर से बनाया जा सकता है। यह तकनीक डीएनए में बदलाव कर सकती है, जिससे पुराने जीन को नए जीवन में बदला जा सके। वैज्ञानिकों को यकीन है कि अगर सही डीएनए मिल जाए तो वो डायर वुल्फ को फिर से बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधुनिक भेड़ियों और डायर वुल्फ के जीन का मिलान करना पेडी देता है। उनकी रिसर्च सिर्फ डायर वुल्फ तक सीमित नहीं है। यह तकनीक भविष्य में और भी विलुप्त जानवरों को बचाने का रास्ता खोल सकती है। इससे जैव विविधता को बचाने के नए तरीके मिल सकते हैं। दुनिया भर की नजरें इस बड़े काम पर टिकी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या विज्ञान सच में इतिहास को दोहरा सकता है। सबकी उत्सुकता यही है, क्या यह पुराना जानवर सच में फिर से धरती पर दौड़ पाएगा? विज्ञान और कल्पना के इस संगम को देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डी एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना कभी सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानी लगती थी, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है या गेम ऑफ थ्रोन्स के डायर वुल्फ की कल्पना में, बट अब यह हकीकत बनने के करीब है। आज के वैज्ञानिक नई तकनीकों की मदद से विलुप्त जानवरों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन लगातार रिसर्च और टेक्नोलॉजी में तरक्की से उम्मीदें बड़ी हैं। साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरीके आजमा रहे हैं: बैकब्रीडिंग, क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। हर तरीका अपने आप में अनोखा है और अलग अलग चुनौतियां लेकर आता है। बैक ब्रीडिंग में वैज्ञानिक ऐसे जानवरों को चुनते हैं जिनमें विलुप्त जानवरों जैसे गुण या जीन मौजूद हों। इन्हें आपस में ब्रीड कराते हैं ताकि वो गुण अगली पीढ़ियों में और मजबूत हो जाएं। ये तरीका खासकर तब काम आता है जब विलुप्त जानवर के करीबी रिश्तेदार आज भी मौजूद हों। उदाहरण के लिए कुत्तों को भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्तों के साथ ब्रीड कराया जाए ताकि धीरे धीरे डायर वुल्फ जैसे दिखने और व्यवहार वाले जानवर तैयार किए जा सकें। लेकिन यह तरीका असली डायर वुल्फ को वापस नहीं लाता, बस उसके जैसे जानवर बनाता है। सोचिए, अगर हम कुत्तों की कई पीढ़ियों को चुन चुनकर ब्रीड करें तो कुछ हद तक डायर वुल्फ जैसे जानवर मिल सकते हैं, लेकिन उनकी असली जेनेटिक पहचान अलग ही रहेगी। क्लोनिंग में विलुप्त जानवर के अवशेषों से डीएनए निकालकर उसे एक जिंदा जानवर के अंडे में डाला जाता है। इससे थियोरेटिकली असली जानवर की कॉपी बन सकती है। डॉली भेड़ के साथ यह तरीका काम कर गया था, लेकिन डायर वुल्फ जैसे पुराने जानवरों के डीएनए अक्सर बहुत खराब हालत में मिलते हैं, जिससे क्लोनिंग मुश्किल हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, खासकर क्रिस्पीआर जैसी तकनीक, एक नया और बेहतर तरीका है। इसमें वैज्ञानिक किसी करीबी जीव के जीनोम को एडिट करके विलुप्त जानवर के जीन डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया में जिंदा जानवर के डीएनए को बदलकर
उसे विलुप्त जानवर के जैसा बनाया जाता है, यानी एक तरह से डायर वुल्फ के जीन को फिर से जिंदा किया जाता है। डायर वुल्फ को वापस लाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे प्रॉमिसिंग तरीका है, क्योंकि इससे हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज के असली जीनोम को फिर से बना सकते हैं। लेकिन यह सफर अभी शुरू ही हुआ है और इसमें कई साइंटिफिक, एथिकल और इकोलॉजिकल सवाल भी उठते हैं। डायर वुल्फ प्राचीन काल का एक अद्भुत शिकारी ग्रे वुल्फ से बड़ा, भारी और कहीं ज्यादा ताकतवर था। प्लेस्टोसीन युग के दौरान ये विशाल शिकारी उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बर्फीले मैदानों में घूमते थे। डायर वुल्फ बेहद सामाजिक थे और अक्सर बड्ढे झुंड में मिलकर शिकार करते थे। इनकी मोटी फर और मजबूत शरीर इन्हें आइस एज की कठोर ठंड में जीवित रहने के लिए आदर्श बनाते थे। झुंड में रहना न सिर्फ शिकार के लिए बल्कि सुरक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए भी जरूरी था। इनके मजबूत जबड़े और दांत इतनी ताकतवर थे कि ये बड़ी हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकते थे, जिससे ये बाइसन, घोड़ी और यहां तक कि विशाल स्लॉथ जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर पाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी के कारण डायर वुल्फ का विलुप्त होना आइस एज के एक युग के अंत का प्रतीक बन गया। आज भी डायर वुल्फ का नाम आइस एज के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय जीवों में गिना जाता है। डायर वुल्फ को वापस लाने की प्रक्रिया आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का अद्भुत उदाहरण है। इसमें कई जटिल चरण शामिल हैं, जिनमें से हर एक विज्ञान और तकनीक का मेल है। सबसे पहले वैज्ञानिक डायर वुल्फ के फॉसिल जैसे हड्डियां और दांत ढूंढते हैं, जो हजारों साल पुराने होते हैं। इन फॉसिलों से डीएनए निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ डीएनए टूट जाता है और अक्सर उसमें मिलावट भी हो जाती है। निकाले गए डीएनए को फिर उन्नत सीक्वेंसिंग तकनीकों से पढ़ा जाता है। वैज्ञानिक इन छोटे छोटे डीएनए टुकड़ों को जोड़कर डायर वुल्फ का पूरा जीनोम बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह से जीनोमिक पजल सुलझाने जैसा है। इसके बाद डायर वुल्फ के जीनोम की तुलना उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार ग्रे वुल्फ से की जाती है। वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि दोनों के डीएनए में क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। इन जेनेटिक अंतर को पहचानकर वैज्ञानिक तय करते हैं कि ग्रे वुल्फ के जीनोम में कौन से जीन बदलने होंगे ताकि वह डायर वुल्फ के जैसा बन सके। यह काम बहुत सूक्ष्म और सटीकता से करना पड़ता है। इसके लिए क्रायोस्पियर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। क्रायोस्पियर वैज्ञानिकों को डीएनए के खास हिस्सों को काटने, जोड़ने या बदलने की सुविधा देता है, जिससे ग्रे वुल्फ के जीनोम को डायर वुल्फ के जीनोम से मिलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जीवन के जेनेटिक कोड को फिर से लिखने जैसी है, जैसे किसी किताब के शब्दों को बदलकर नई कहानी बनाना। एडिट किए गए डीएनए को ग्रे वुल्फ के अंडे में डाला जाता है। फिर इस अंडे को एक सरोगेट ग्रे वुल्फ मदर में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो भ्रूण को विकसित करती है। अगर सब कुछ सही रहा तो सरोगेट मदर ऐसे बच्चों को जन्म देगी जिनमें डायर वुल्फ के अनूठे जेनेटिक गुण होंगे। इस तरह विज्ञान और तकनीक मिलकर एक विलुप्त प्रजाति को फिर से धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डी एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में वही डायर वुल्फ वापस ला सकते हैं जो हजारों साल पहले धरती पर घूमता था, या फिर यह बस उसके आज के रिश्तेदार ग्रे वुल्फ का एक हाइब्रिड रूप होगा जिसमें दोनों की खूबियां मिल जाएंगी? इसका जवाब छुपा है जेनेटिक्स की जटिल दुनिया में। वैज्ञानिकों को डायर वुल्फ के प्राचीन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें वे आधुनिक तकनीक से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट पूरी मेहनत से डायर वुल्फ के जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसकी असली पहचान सामने आ सके। लेकिन आज तक की तकनीक से डायर वुल्फ की हूबहू कॉपी बनाना नामुमकिन है। कुछ जीन गायब हैं और कुछ को ग्रे वुल्फ के डीएनए से भरना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि नया जानवर डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ दोनों के जीन का मिश्रण होगा, एक तरह का जेनेटिक हाइब्रिड। इससे उसके व्यवहार, सामाजिक संरचना और शिकार करने के तरीके पर भी असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों को यह समझना होगा कि क्या यह हाइब्रिड डायर वुल्फ की तरह व्यवहार करेगा या कुछ नया दिखाएगा। सवाल यह भी है, क्या यह हाइब्रिड अपने पूर्वज की जगह ले पाएगा या उसे पूरी तरह से नई जगह और भूमिका तलाशनी होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए और गहराई से रिसर्च करना जरूरी है। हर नया कदम हमें डायर वुल्फ की गुत्थी सुलझाने के और करीब ले जाता है। डायर वुल्फ को वापस लाने की कोशिश ने विज्ञान और समाज में गहरी बहस छेड़ दी है।
कुछ लोग मानते हैं कि हम प्रकृति के नियमों के साथ खेल रहे हैं, जैसे कि भगवान बनने की कोशिश कर रहे हों। आलोचकों का कहना है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ से अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, जैसे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ना या नई बीमारियों का खतरा। वे पूछते हैं, क्या हमें सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम कर सकते हैं? कुछ को डर है कि डायर वुल्फ जैसे बड़े शिकारी की वापसी से मौजूदा जानवरों की सुरक्षा और उनकी आबादी पर खतरा मंडरा सकता है। इससे पूरे फूड चेन में हलचल मच सकती है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक पूछते हैं, क्या हमें विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का नैतिक अधिकार है? क्या यह मानव अहंकार है या फिर विज्ञान की जिम्मेदारी? दूसरी ओर समर्थकों का मानना है कि इससे इकोसिस्टम को फायदा हो सकता है। वे कहते हैं कि डायर वुल्फ जैसे शिकारी की वापसी से प्राकृतिक संतुलन बहाल हो सकता है और इंसानों की पुरानी गलतियों को सुधारा जा सकता है। उनका मानना है कि विलुप्त जानवरों को वापस लाने से बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत छोड़ी जा सकेगी। यह बहस आज भी जारी है। क्या हम भगवान का खेल खेल रहे हैं या अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं? यह बहस हमें एक जरूरी सच्चाई की याद दिलाती है कि अगर हमें भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो आज के पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। आज के जानवरों और उनके घरों को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। अगर ये गायब हो गए तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। विलुप्त जानवरों को वापस लाना विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल और महंगी है और इसमें कई अनिश्चितताएं भी हैं। पर हमें आज की दुनिया को बचाना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आज के जंगल और जानवर सुरक्षित रहेंगे तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। डी एक्सटिंक्शन के लिए जो पैसे और संसाधन खर्च होते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा अगर आज के जानवरों की सुरक्षा में लगाया जाए तो हम कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। जंगल खत्म होने, क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जानवरों के घर लगातार घट रहे हैं। शिकार, अवैध व्यापार और मानवीय गतिविधियों से कई जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन जानवरों को बचाना जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें और इनसे सीख सकें। डी एक्सटिंक्शन कंजर्वेशन का एक नया रूप है, लेकिन इसका असली मकसद आज के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना होना चाहिए। जब हम आज के जानवरों और उनके घरों को बचाते हैं तो हम न सिर्फ प्रकृति की रक्षा करते हैं, बल्कि इंसानियत के भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। मिलकर हम सबके लिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित और खुशहाल रह सकें। आगे देखने पर डायर वुल्फ की कहानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फ्यूचर के लिए एक दरवाजा बन जाती है। ये सिर्फ एक प्राचीन प्रजाति की वापसी नहीं, बल्कि एक नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा था, अब हकीकत बनने वाला है। यह हमें होप और कॉशन दोनों देता है। आज के वैज्ञानिक क्रायोस्फीयर जैसी तकनीकों से जीन्स को एडिट कर सकते हैं, जिससे एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाना या एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना संभव हो सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एंडेंजर्ड स्पीसीज को बीमारियों से बचाया जा सके, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके और उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से स्पीसीज को अडेप्ट करने के लिए उनके जीन्स में बदलाव किया जा सके, ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, नई बीमारियों या बदलते इकोसिस्टम्स में सर्वाइव कर सकें, या फिर ह्यूमंस के बदले हुए हैबिटेट्स में भी वो फ्लरिश कर सकें, जिससे इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके। क्रिस्पीआर और जीन एडिटिंग के टूल्स हमें टूटे हुए इकोसिस्टम्स को हील करने, इन्वेसिव स्पीसीज को कंट्रोल करने और लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। ये तकनीकें कंजर्वेशन के लिए एक पावरफुल टूल किट बन सकती हैं, लेकिन इस पावर के साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के गलत इस्तेमाल से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि नई बीमारियां, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या जेनेटिक पोल्यूशन। वाइल्ड एनिमल्स के जेनेटिक कोड को बदलने का मतलब है ऐसे चॉइसेस करना जिनका असर जेनरेशंस तक रहेगा। एक छोटी सी जेनेटिक चेंज भी पूरे इकोसिस्टम को बदल सकती है। क्या हम पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह समझ पाए हैं, या हम अनजाने में डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीसीज वापस लाई जाए,
कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीसीज इकोसिस्टम के लिए सही होंगी और किसे वापस लाना एथिकल है, या कौन से ट्रेट्स बदले जाएं। क्या हम सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाएं या बिहेवियर, अपीयरेंस और अडेप्टेबिलिटी भी बदलें। जैसे जैसे हम पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज पुश करते हैं, हमें साइंटिफिक, एथिकल और सोशल इंपैक्ट्स को समझना और एड्रेस करना होगा। हमें रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों को ध्यान से वेई करना होगा। कहीं हम कंजर्वेशन के नाम पर नेचर को और वल्नरेबल तो नहीं बना रहे। कंजर्वेशन का फ्यूचर आज लिखा जा रहा है। साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और हम सबके द्वारा जो नेचर की केयर करते हैं। पब्लिक डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी हैं ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से यूज हो। डायर वुल्फ की कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, बल्कि ये हमें फ्यूचर की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बल्कि फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है, क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज नेचर के साथ हार्मनी में कर सकते हैं, या हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए उसे मैनिपुलेट करेंगे। हम अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज धरती पर लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, और क्या हम नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और वाइल्डनेस की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही उस वाइल्डनेस की रिस्पेक्ट भी कैसे करेंगे जो इसे इतना प्रीशियस बनाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रॉमिस और पेरिल के बीच हमें बैलेंस और विजडम के साथ आगे बढ़ना होगा। डायर वुल्फ की वापसी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानों और कुदरत का रिश्ता कितना गहरा है। हजारों सालों से हमने जानवरों और जंगलों के साथ मिलकर इस धरती को साझा किया है, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी और तकनीक बढ़ी, हमारा असर कुदरत पर भी बढ़ता गया। जंगल कटने लगे, नदियां सूखने लगीं और कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। हमें यह समझना होगा कि जानवरों के विलुप्त होने में हमारी भूमिका कितनी बड़ी है। अगर हम चाहें तो हम उन्हें बचा भी सकते हैं, जैसे कि कई वैज्ञानिक और संरक्षणकर्ता आज कर रहे हैं। आज के दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग और नई तकनीकों की मदद से हम विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। कंजर्वेशन में मदद करना, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और सही तरीके अपनाना, ये सब हमारे हाथ में है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम सच में बदलाव ला सकते हैं। कई जगहों पर इंसानों की कोशिशों से जंगल फिर से हरे हुए हैं और जानवरों की आबादी बढ़ी है। धरती पर जिंदगी का भविष्य, चाहे वो आज हो या आने वाला कल, हमारे फैसलों और कामों पर निर्भर करता है। हर छोटा बड़ा फैसला, चाहे वो वोट देना हो, पेटिशन साइन करना हो या रोजमर्रा की आदतें बदलना, ये सब फर्क डालते हैं। हमें अपने प्लेनेट की देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और विविधता का आनंद ले सकें। अगर हम सही कदम उठाएं तो डायर वुल्फ और उसके जैसे दूसरे जानवर भी फिर से इस धरती पर सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखें, विलुप्ति होना जरूरी नहीं है, ये एक चुनाव है। हम सब मिलकर अपने फैसलों और कोशिशों से धरती का भविष्य बदल सकते हैं। देखो, आगे चल के डायर वुल्फ फिर से जंगलों में घूमेगा, लेकिन क्या हम सच में तैयार हैं उसके साथ इस धरती को साझा करने के लिए? सोचो, क्या हम उन जानवरों के साथ रह सकते हैं जिन्हें हमने वापस जिंदा किया है? क्या हम उनके लिए जगह बना सकते हैं या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे? डायर वुल्फ की कहानी सिर्फ साइंस और बड़े सपनों की नहीं है, यह हमें नम्रता, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व की अहमियत सिखाती है। जब हम किसी प्रजाति को वापस लाते हैं तो हमें उसकी जरूरतों, उसके व्यवहार और उसके पर्यावरण के बारे में गहराई से समझना पीडीडीता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हर कदम हमें याद दिलाता है कि नेचर का बैलेंस बहुत नाजुक है और हमारे कामों के नतीजे होते हैं, कभी पता नहीं चलता, कभी बदल नहीं सकते। एक छोटी सी गलती भी पूरे इकोसिस्टम को बदल सकती है। डायर वुल्फ के पुराने जमाने को देखकर हम आज के चैलेंजेस को समझ सकते हैं। हजारों साल पहले डायर वुल्फ ने अपने समय के इकोसिस्टम में एक खास भूमिका निभाई थी। वो शिकारी था, लेकिन साथ ही संतुलन बनाए रखने वाला भी। आज जब हम उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें इकोलॉजी, एथिक्स और समाज की सोच को भी साथ लेकर चलना होगा। हमें दया, सम्मान और बदलने की इच्छा भी चाहिए। सह अस्तित्व का मतलब है हमारे डर, पूर्वाग्रह और लालच को पहचानना और उनसे ऊपर उठना। क्या हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल राज करने के लिए करेंगे या कुदरत के साथ मिलजुल कर रहने के लिए? यह सवाल सिर्फ डायर वुल्फ के लिए नहीं, बल्कि हर उस प्रजाति के लिए है जिसे हम बचाना या वापस लाना चाहते हैं।
इसका जवाब न सिर्फ उन जानवरों का भविष्य तय करेगा जिन्हें हमने वापस लाया है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम और मानवता के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। हमारी विरासत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी करुणा में भी है। आने वाली पीढ़ियां हमसे सीखेंगी हमने क्या चुना और क्यों चुना। डायर वुल्फ की वापसी एक दूसरा मौका है, न सिर्फ उस जानवर के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी। यह हमें मौका देता है अपनी गलतियों से सीखने का और एक नई शुरुआत करने का। जब हम मिलकर काम करते हैं, वैज्ञानिक, संरक्षणकर्ता और आम लोग, तभी असली बदलाव आता है। यह हमें सोच समझकर चलने, जंगल की बात सुनने और ये याद रखने के लिए कहता है कि जिंदगी की कहानी में हम लिखने वाले भी हैं और देखभाल करने वाले भी। हर फैसला, हर कदम आने वाले कल को आकार देता है। अगला चैप्टर हमें लिखना है और ये चैप्टर सह अस्तित्व, समझदारी और उम्मीद का हो सकता है अगर हम चाहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में कदम से कदम मिलाया। डायर वुल्फ की वापसी की कहानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं है, यह इंसानी जिज्ञासा, मेहनत और सपनों की मिसाल भी है। वैज्ञानिकों की टीम ने वर्षों की रिसर्च, अनगिनत प्रयोग और अथक प्रयासों से इस प्रोजेक्ट को साकार किया। हर डीएनए सैंपल, हर लैब टेस्ट और हर छोटी सफलता ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और जब हम डायर वुल्फ को फिर से प्रकृति में देखते हैं, तो यह सिर्फ एक प्रजाति की वापसी नहीं, बल्कि विज्ञान की जीत है। आप लोगों का साइंस में इतना इंटरेस्ट देखकर और इतने सवाल पूछकर हमें भी और आगे एक्सप्लोर करने की हिम्मत मिलती है। आपके सवाल, आपकी जिज्ञासा और आपकी भागीदारी ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम वादा करते हैं कि हम ऐसे ही नए नए रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और विज्ञान की दुनिया में आपको लगातार नई खोजों से रूबरू कराते रहेंगे। दुनिया भर के अजूबों को जानने की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। रिवाइविंग लेजेंड्स, इंस्पायरिंग फ्यूचर्स। आइए मिलकर इस सफर को और आगे बढ़ाएं।